हाँ छात्रों, फिर से हम लोग हाजिर हैं दरोगा के जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं सेट 2 का यूनिक पब्लिकेशन का जो बुक मैंने स्टार्ट किया है डिस्कशन करवाने का। तो सेकंड नंबर सेट पर आज हम लोग हाजिर हैं और आप लोग बुक में एक एक प्रश्न का देखिए डिस्कशन और अच्छे तरीके से अनुसरण कीजिए उसका। बार बार आप लोग वीडियो को देखिए, जिससे क्या होगा कि आपको सब्जेक्ट पर पकड़ बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डेप्थ पता चलेगा कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से इसका हल होगा। और फिर क्या होगा कि आपकी सफलता पाने में आपको काफ़ी अधिक सहायता होगी। तो यूनिक पब्लिकेशन जैसा कि लगा हुआ भी है इस पर कि बिहार दरोगा प्रैक्टिस वर्कबुक, और इसी बुक का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सेट 2 है ये और मॉडल सेट 2 है और सामान्य विज्ञान का प्रश्न मैं करवा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि LK झा सर करा रहे हैं आपको जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं उसको, और मैं करवा रहा हूँ सामान्य विज्ञान का। तो इसको बड़ी अच्छे तरीके से देखिए क्योंकि एक एक ऑप्शंस को मैं बताता हूँ और ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक है और धीरे धीरे करके मैं और भी इसमें डेवलपमेंट करूँगा। तो पहले चलते हैं आज के प्रश्न पर, देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न देखिए, प्रदूषित जल के पश्चात आप भलीभांति निम्नलिखित लक्षणों का विकास करेंगे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइफाइड होगा। ध्यान दीजिएगा, प्रदूषित जल, याद होगा कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, कल का जो डिस्कशन मैंने किया था उसमें बताया था कि प्रदूषित जल क्या होगा? प्रदूषित जल, सबसे पहले जल देखिए, जल क्या होता है? तो पृथ्वी पर जल एक महत्वपूर्ण विलायक का कार्य करता है। जल हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाने से जल की प्राप्ति होती है और जल होता है H2O। इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिए, डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। और माइकोबैक्टीरियम टाइफी, देखिएगा माइकोबैक्टीरियम टाइफी की वजह से टाइफाइड रोग होता है और ये जल जनित रोग है। और प्रदूषित जल मैंने कल बताया था कि बॉड मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो जल आपको प्रदूषित हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या है? मलेरिया जो है प्रोटोजोन रोग है और यह जो है प्लाज्मोडियम यानी मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया के चक्र का जो खोज किया था रोनाल्ड रोज नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो याद रखना है आपको कि प्रदूषित जल के पीने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होता है? तो टाइफाइड, हैजा और बहुत तरह की बीमारियां जो है प्रदूषित जल के पीने से होता है। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जो है जल से बना है। हमारे शरीर में जितने भी आपको जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं सब आपको जलीय माध्यम में होता है। तो जल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न पर, देखते हैं क्या कह रहा है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। तो याद रखिएगा, जब भी आनुवांशिक सूचनाओं का प्रसारण होगा तो किसके द्वारा होगा? तो डीएनए के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? डीएनए के द्वारा। डीएनए को क्या बोलते हैं? तो डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ध्यान में रखिएगा, ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और ये डीएनए जो है ये ध्यान में रखिएगा न्यूक्लियोटाइड होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और इसमें डीऑक्सी राइबो शुगर होता है और यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। ध्यान में रखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। किसका बना होगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ध्यान से रखना है कि यह किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो ध्यान में रखिए, ये पाया जाता है क्या क्या? एक तो शुगर होगा। शुगर में कौन सा शुगर मैंने बताया? डीऑक्सी राइबो शुगर। दूसरा जो है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजनस क्षारक होता है, नाइट्रोजनस क्षारक होता है। और तीसरा होगा, ध्यान में रखिए, प्यूरिन और पैरामिडीन होता है। तो शुगर, क्षारक और फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन? तो फॉस्फेट ग्रुप, क्षारक और शुगर। और ये देखिए इसमें प्यूरिन और पैरामिडीन होता है, प्यूरिन और पैरामिडीन होगा। और एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन ये पाया जाता है डीएनए में। और यहाँ एक वर्ड यूज है आरएनए। तो ध्यान में रखिए, आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में होता है। तो ध्यान में रखना है आपको कि
आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण, और डीएनए जो है, डीएनए में जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? जीन पाए जाएंगे। और जीन जो है बना होता है किसका? एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, और किसका बना होगा? साइटोसिन का बना होगा। और यही ठीक है इंफॉर्मेशंस को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का कार्य करता है। कोडोन क्या होता है? तो डीएनए का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कोडोन कहते हैं। तो याद रखिएगा कि डीएनए आपको आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाएगा। अब यहां पर आनुवांशिकता की बात कर रहे हैं। आनुवांशिकता का जनक जो है वो जॉर्ज मेंडल को कहा जाता है। याद रखना है, मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर देखिए क्या हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी टांगों में नहीं पाई जाती है? तो आपको प्रगंडिका, याद रखिएगा प्रगंडिका जो है हमारे सोल्जर में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? तो हमारे हाथ के ऊपरी भाग में प्रगंडिका पाया जाता है। तो यह जो है आपका ठीक है टांग की हड्डी यानी लेग की हड्डी नहीं है, पैर की हड्डी नहीं है। जबकि उर्विका ठीक है अंतरजंघिका और बहिर्जंघिका ये जो है आपके टांग की हड्डी है। अब देखिए अगर हम बात करें कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां? 206 हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 होगा। ऊपर वाला यानी सर वाला जो भाग है वो क्रेनियम होता है। क्या होता है? क्रेनियम होता है। उससे नीचे जो है स्टर्नम आता है, यानी छाती के हड्डी को हम लोग स्टर्नम कहते हैं। यहाँ रिब्स पाया जाता है। उससे नीचे अगर बात करें हम लोग तो नीचे चलिए, नीचे पैर में जो है फीमर होता है, जांघ के पास में फीमर होता है। नीचे पैर के नीचे की बात करें तो ठेंगुने से नीचे जो होता है टिबिया और फिबुला होता है। तो ध्यान में रखिए हड्डी किसका बना होता है? तो हड्डी बना होता है आपको, हड्डी बना होगा कैल्शियम ट्राफॉस्फेट का, Ca3PO4 हॉल 2 का बना होता है। कैल्शियम ट्राफॉस्फेट का बना होता है और काफी अधिक मजबूत होता है। तो मनुष्य में कितनी हड्डियां? 206। सबसे अधिक हड्डी मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है? तो याद रखना है कि अंगुलियों में जो हड्डियां पाई जाती हैं यानी हाथ की हड्डियां जो है सबसे क्या होगा? सबसे अधिक होता है। और कुल मिलाकर के 60 हड्डियां पाई जाती हैं हाथ में। सबसे कम हड्डियां कहां पाई जाती हैं? तो कान में पाया जाता है। कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। ध्यान में रखिएगा यहां पर स्टेप्स होता है। तो कान की हड्डी सबसे छोटी होगी जिसको हम क्या कहते हैं? स्टेप्स कहते हैं। जबकि सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जांघ की हड्डी होती है जिसे हम फीमर कहते हैं। क्या कहेंगे? फीमर कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि हड्डी बहुत मजबूत होता है। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे दांत के ऊपर वाला जो परत होता है इनामेल जो है वो सबसे मजबूत भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है शरीर का। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होगा? तो ध्यान में रखिएगा शरीर का सबसे कठोर भाग होता है कौन सा? तो हमारा इनामेल होता है जो हमारे दांत के ऊपरी परत पर पाई जाती है और ये चमकीला भाग होता है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में है कि क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग किस में करते हैं? सबसे पहले क्लोरोमाइसिटीन देखते हैं ये है क्या। तो क्लोरोमाइसिटीन की बात अगर करेंगे हम लोग तो क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक है। ध्यान दीजिएगा जरा, एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या होता है? तो ये जीवाणु को मारने का कार्य करता है। तो वह पदार्थ जो जीवाणु पर कार्य करेगा, जीवाणु को समाप्त करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक कहते हैं। ध्यान में रखिएगा एंटीबायोटिक कहते हैं। और पहला एंटीबायोटिक जो था वो कौन था? पेनिसिलिन था। क्या है? पेनिसिलिन है। ध्यान दीजिएगा पेनिसिलिन है। तो यहां देख लीजिए ठीक है कि आपको दस्त जो है वो क्या होगा? तो बहुत सारा कारक होता है इसमें। हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। तपेदिक ठीक है, तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ठीक है, माइकोबैक्टीरियम टाइफी की वजह से होता है। और ध्यान दीजिएगा और टाइफाइड ठीक है, टाइफाइड माइकोबैक्टीरियम टिटेनी की वजह से होता है। तो जनरली ठीक है हम लोग क्या करेंगे? तो क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग करते हैं हम लोग किसमें? तो ध्यान में रखिए कि हमारा जो तपेदिक रोग है माइकोबैक्टीरियम टाइफी को हटाने के लिए करते हैं। याद रखना है किसको? माइकोबैक्टीरियम टाइफी को हटाने के लिए करेंगे। ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है इसको बोलेंगे तपेदिक है हमारा ठीक है। टाइफाइड जो है माइकोबैक्टीरियम टाइफी होता है। ध्यान में रखिएगा। तो दोनों है रोग, लेकिन दोनों जीवाणु जनित रोग है। तो लेकिन हम लोग किसमें प्रयोग करेंगे? तपेदिक को रिमूव करने के लिए क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग करेंगे। जबकि ध्यान में रखिएगा कि और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें हम लोग क्लोरोमाइसिटीन का प्रयोग करते हैं। जनरली जीवाणु की जनित रोगों को हटाने के लिए इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए मनुष्य के शरीर के किस भाग में इंसुलिन का स्रवण होता है? तो भाई साहब अग्नाशय में क्या होगा? आपका इंसुलिन का स्रवण होता है। किसमें होगा? अग्नाशय में। और ध्यान में रखिएगा अग्नाशय में बीटा सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाएंगे? बीटा सेल्स पाया जाएगा। और इसी बीटा सेल्स को क्या करने के लिए? इसी बीटा सेल्स से हमको निकलता है क्या? आपको इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब देखिए ये हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में ठीक है, पैनक्रियाज में आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ध्यान दीजिएगा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाया जाता है।
और इसी आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और क्या होगा, तो ये देखिए गामा हो गया। याद रखिएगा, अल्फा से ठीक है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, फिर देखिए बीटा से इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा या गामा से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। तो अग्नाशय को हम लोग क्या कहते हैं, तो अग्नाशय को हम लोग बोलेंगे दोनों तरह की ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। यह जो है किसकी भांति काम करेगा, तो यह काम करता है बहिस्रावी ग्रंथि की भांति भी और यह काम करेगा अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति भी, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, एक ही मात्र मिश्रित ग्रंथि शरीर में होता है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अग्नाशय बोलेंगे। यहाँ देखिए पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, पित्ताशय में पित्तरस संचित रहता है। पित्तरस एक्चुअली जिगर से यानी लीवर से प्रोड्यूस होगा और यह जो पित्ताशय में जाकर एकत्रित होता है और ये क्या होगा, पित्ताशय क्या करेगा, तो पित्ताशय वसा का पायसीकरण करने के लिए उपयोगी होता है, यानी पित्ताशय क्षारीय प्रकृति का होगा और ये क्या करेगा, वसा का पायसीकरण करेगा। गुर्दा जो है किडनी होता है, किडनी जो है रक्त को छानने का कार्य करता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि एड्स द्वारा शरीर में कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है। जब भी एड्स की बात करेंगे तो एड्स, ध्यान दीजिएगा, एड्स क्या होता है, तो एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये हो गया एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो IMMUNO इम्यूनो डिफिशियंसी और क्या हो जाएगा, सिंड्रोम, इसको बोलते हैं एड्स। और एड्स जो होता है, ध्यान रखिएगा, एड्स क्या होगा, यह पहला चीज लैंगिक जनन के कारण, किसके कारण, लैंगिक जनन के कारण। एक हो गया लैंगिक, ठीक है, संभोग करते हैं उसमें लैंगिक संभोग एक। दूसरी बात क्या कि आपको रक्त के चढ़ाने से, फिर प्लेसेंटा माँ के गर्भ से बच्चा जुड़ा रहता प्लेसेंटा से, तो ठीक है, लैंगिक संभोग रक्त के चढ़ाने से, रक्त संचार प्रणाली के द्वारा, और क्या होगा, प्लेसेंटा से यह क्या होगा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है। याद रखिएगा कि यह वायरल डिजीज है और यह HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से यह क्या होगा, एक जनरेशन से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है। और एड्स के विषय में अगर हम थोड़ा सा और जानकारी चाहें तो ये देखिए, ये वायरल डिजीज मैंने बताया, और ध्यान में रखना है कि एड्स का पता लगाने के लिए हम विधि का प्रयोग करते हैं, जिस विधि का उसको एलिजा कहा जाता है, और इसके लिए हम वेस्टर्न ब्लड टेस्ट का भी प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, तो आपका एड्स का पता लगाने के लिए 2 टेस्ट, एलिजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है और दूसरा है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, तो इसका प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं, एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है, तो हमारा इम्यून प्रणाली प्रभावित होगा। हमारा क्या होगा, इम्यून, यानी किसी भी प्रकार की बीमारी हमें तुरंत लगेगा। ध्यान में रखिएगा, रक्त संचार प्रणाली से यह तीव्र गति से फैलता है। स्नायु प्रणाली जो है हमारा क्या होगा कि इन्फ्लुएंजा वगैरह रोग जो है हमारे स्नायु प्रणाली को प्रभावित करता है। श्वास को, तो वुपिंग कफ वगैरह रोग जो है वो श्वास प्रणाली को प्रभावित करता है। तो एड्स वायरल डिजीज है, 2-3 बातें ध्यान में रखिए। यह क्या है, वायरल डिजीज है और यह जो है HIV वायरस से फैलता है और यह लैंगिक संभोग रक्त के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा संचरित होता है और यह प्रभावित किसको करेगा, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करेगा, हमारा रक्षा प्रणाली को प्रभावित करेगा। याद रखना है किस प्रणाली को, रक्षा प्रणाली को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, मानव के आहार में वह कौन सा तत्व है जो हृदय रोगों का मुख्य कारण होता है, तो वह पदार्थ है कोलेस्ट्रॉल। क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल। देखिए मानव के पदार्थ की बात अगर करें तो मानव में मुख्य रूप से ध्यान देना है, मानव में मुख्य रूप से निम्नलिखित खाद्य पदार्थ होते हैं। पहला खाद्य पदार्थ कौन हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। दूसरा है वसा, यह शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। तीसरा है प्रोटीन, यह शरीर को, ध्यान दीजिएगा, यह शरीर का निर्माता होता है, शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। और चौथा है विटामिन, यह शरीर के उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उपापचय क्रियाओं का क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। और छठा, मतलब 5वां हो गया आपको खनिज लवण, और छठा हो गया जल, खनिज लवण, और छठा क्या हो गया आपको, जल हो गया। तो ध्यान में रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा, वसा अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा, प्रोटीन आपको उत्तक का निर्माण करता होता है, और विटामिन उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। खनिज लवण, ध्यान दीजिएगा, खनिज लवण शरीर की गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है, और जल जो है सभी जैविक क्रियाएं जलीय माध्यम में ही संपन्न होता है। अगर हमारे धमनी में, ध्यान दीजिएगा, धमनी में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है कि रक्त प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो जाता है और इसी के कारण आपका हृदय रोग होता है, हृदय आघात होता है।
सोडियम धमनी में रक्त का नियंत्रण करता है, जैसा कि प्रोटीन मैंने बताया, प्रोटीन शरीर का निर्माता होगा। कैल्शियम हड्डियों के निर्माण के लिए कैल्शियम क्या होगा, आवश्यक होता है। याद रखना है तीन आयन जो है शरीर में तीन खनिज लवण जो है शरीर के लिए बहुत बहुत आवश्यक होता है। पहला पोटेशियम, दूसरा सोडियम और तीसरा आ जाइए किस पर, तो तीसरा आ जाते हैं, पहला पोटेशियम, दूसरा सोडियम, तीसरा आ गया कैल्शियम आयन। ये देखिए पोटेशियम आयन जो है हृदय की धड़कन का नियंत्रण करता है, सोडियम आयन जो है वह धमनी और शिरा में रक्त दाब का नियंत्रण करता है, और ठीक है कैल्शियम आयन जो है हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ये बातें समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर प्रश्न में कि 128 फीट प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु कितने समय में वापस आएगी। भाई साहब ये वस्तु को हम ऊपर फेंक रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, वस्तु को हमने ऊपर फेंका और वस्तु पुनः वापस लौट के आया। पहले तो यहां से वस्तु को फेंक रहे हैं कितने फीट पर सेकेंड से, तो 128 फीट पर सेकेंड से फेंक रहे हैं। अब वस्तु जब ऊपर की ओर जाएगा, ये मान लेते हैं u वेग से हमने फेंका, वस्तु t समय में कहां पहुंच गया, ऊपर की ओर पहुंच गया, और महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या होता है भाई साहब, 0 होता है। तो देखिए टाइम निकाल लीजिए, v बराबर u माइनस क्या होगा gt, क्योंकि यदि वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहां g का मान क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, g का मान निगेटिव होता है, याद रखना है। अब देखना है कि g का मान कितना होगा, तो g का मान अगर हम फीट पर सेकेंड में निकालें तो फीट पर सेकेंड स्क्वायर में तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो भाई साहब v बराबर 0, महत्तम ऊंचाई पर वेग का मान क्या हो गया, 0 बराबर u का मान देखिए कितना है, 128 फीट पर सेकेंड है, माइनस 32 गुना t, निकाल लीजिए t बराबर क्या हो जाएगा, तो 128 बटा क्या हो गया, 32 हो गया। तो 32 चौके कितना हो गया, तो 128 यानी 4 सेकेंड। अब जाने में 4 सेकेंड लगा, जाने में कितना सेकेंड, 4 सेकेंड लगा, तो आने में भी कितना सेकेंड लगेगा, 4 सेकेंड ही लगेगा। तो 4 + 4 कर दीजिए, कितना हो गया, 8 सेकेंड समय लगेगा जाने और आने में। तो आंसर हो जाएगा कितना, 8 सेकेंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन है कि गहराई, तो यहां पर क्या किया हमने, तो आपको ध्यान में रखिएगा कि ये है u और क्या है, ऊपर गया, तो ऊपर गया तो मैक्सिमम ऊंचाई पर वेग का मान मैंने क्या बताया, 0 बताया। और यहां देखिए t निकालना है, तो v बराबर u माइनस gt, और g का मान आपको पता है कि g का मान जो है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। g का मान जो है वह क्या होगा, फीट में 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहां चूंकि फीट में दे रहा है इसीलिए हमने फीट वाला पुट किया था, और t का मान 4 सेकेंड निकल गया था। अब देखिए प्लावकता किस पर निर्भर करता है, तो प्लावकता निर्भर करता है कि वस्तु द्रव के द्रव्यमान, विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। याद रखना है कि यदि किसी वस्तु को द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में जो आभासी कमी होगा वह वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव या गैस के भार के बराबर होगा। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। और याद रखिए प्लावकता का नियम किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। और कभी भी जब भी मान लेते हैं कि ये वस्तु है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये वस्तु है, वस्तु को हमने क्या किया कि वस्तु को हमने जल में डुबाया। ध्यान दीजिएगा ये वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान W1 है। अब क्या हुआ, इसको मैंने द्रव में डुबाया। जब द्रव में डुबाया तो वस्तु द्वारा, ठीक है, वस्तु द्वारा, ठीक है, क्या होगा, द्रव का विस्थापन होगा। और जैसे ही द्रव को डुबाएंगे वस्तु में तो वस्तु के भार में आभासी कमी होती है। अब जब जल में डुबाया वस्तु को तो मान लेते हैं भार कितना है, W2 है। पहले भार कितना था, W1 था। W1 माइनस W2 यदि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर हो जाए तो वस्तु क्या होगा, तैरेगा, अन्यथा क्या होगा, डूब जाएगा। तो याद रखना है कि प्लावकता का नियम किसने दिया, तो आर्किमिडीज ने दिया। प्लावकता में क्या होगा कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार यदि आपको वस्तु के भार में आभासी कमी के बराबर हो जाए तो वस्तु प्लवन करेगा, नहीं विस्थापित होगा तो वस्तु क्या होगा, डूब जाएगा। अब देखिए यदि किसी वस्तु को आप द्रव के अंदर डालते हैं तो वस्तु पर लंबवत ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम बोलते हैं उत्प्लावक बल, यानी फोर्स ऑफ बायंसी कहते हैं। क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ बायंसी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी तरल पृष्ठ संकुचित होते हैं, इस परिघटना को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखिए द्रव में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है
केवल द्रव में पृष्ठ तनाव का गुण केवल पालन किया जाता है किसके द्वारा? द्रव के द्वारा, लिक्विड के द्वारा पालन किया जाएगा। द्रव में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है कि यह क्या करेगा, यह ठीक है, यह न्यूनतम क्षेत्रफल और महत्तम ऊर्जा करने का प्रयास करेगा। देखिए पृष्ठ तनाव क्या होगा, पृष्ठ तनाव S बराबर होता है, ठीक है, आपको पृष्ठ तनाव S बराबर होता है बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। मान लीजिए ऊपर L से गुना कर दीजिए, नीचे भी L से गुना कर दीजिए। फोर्स इंटू लेंथ को ऊर्जा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऊर्जा बोल रहे हैं। और L इंटू L को बोल दीजिए एरिया बोल दीजिए। तो द्रव का ऊपरी पृष्ठ क्या करेगा, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम जबकि पृष्ठ ऊर्जा को मैक्सिमम करने का प्रयास करेगा। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहेंगे। क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन कहेंगे। अब क्या हुआ कि द्रव बूंदों का गोलाकार आकार, वर्षा बूंदों का गोलाकार आकार, पारा बूंदों का गोलाकार आकार, ये किसके कारण होगा? पृष्ठ तनाव के कारण होगा। ध्यान में रखिएगा, श्यानता क्या होता है? तो तरल क्या होगा, एक तरल की परत दूसरे तरल की परत पर आसानी से फिसलता है, यानी तरल की दो परतें एक दूसरे के आपेक्षिक गति का विरोध करता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। जब देखिए तापीय प्रसार क्या होता है, यदि किसी वस्तु को आप गर्म कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, उसके लंबाई में, उसके क्षेत्रफल में, उसके आयतन में वृद्धि होती है। इसे ही तापीय प्रसार कहा जाता है। विसरण क्या होता है? मान लेते हैं कि इस घर में, इस रूम में हम क्या कर रहे हैं, अचानक किसी कोने में हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका गंध पूरे कमरे में फैल जाएगा। इस गुण को हम लोग विसरण कहते हैं। तो गैसों में एक विशेष प्रकार का गुण पाया जाता है जिसके कारण वह आपस में मिलने की क्षमता रखता है। इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम विसरण कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे। तो आंसर क्या हो गया? पृष्ठ तनाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरते हुए पिंड की गतिक और विभव ऊर्जाओं का योगफल क्या होता है? मान लीजिए किसी पिंड को ऊपर से गिरा रहे हैं, ध्यान देना है बाबू, ये हुआ आपको भूमि और ये महत्तम ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। तो जब हम बात करेंगे ऊंचाई पर तो वस्तु की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। यहां वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। जब भूमि के पास गिरेगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होगा? मैक्सिमम होगा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का मान यहां पर क्या होगा? शून्य होगा। तो जैसे जैसे वस्तु महत्तम ऊंचाई से नीचे की ओर आता है उसके स्थितिज ऊर्जा में कमी जबकि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और जैसे जैसे वस्तु ऊपर की ओर जाता है तो उसके गतिज ऊर्जा में कमी जबकि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। लेकिन हर स्थान पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल योगफल क्या होगा? नियत होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो गया? आपको नियत रहता है, याद रखना है, क्या होगा? नियत रहता है। अब क्या होगा? यदि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, यदि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो क्या हुआ? सभी बिंदुओं पर नियत रहता है, याद रखना है, सभी बिंदुओं पर क्या होगा? नियत रहता है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? भाई साहब क्षेत्रफल अदिश राशि है, कोई दिक्कत नहीं है। संवेग कौन सी राशि? तो संवेग जो है वह ध्यान में रखिएगा, ये विद्युत संवेग नहीं होगा, ये कोणीय संवेग होगा। विद्युत संवेग नहीं होता है, कोणीय संवेग होता है। तो कोणीय संवेग जो है वह क्या है? सदिश राशि है। रैखिक संवेग सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, लेकिन क्षेत्रफल क्या हुआ? अदिश राशि है। याद रखना है कि चाल द्रव्यमान, ठीक है, चाल द्रव्यमान, ऊर्जा, कार्य, विद्युत धारा, आवेश, ये सभी कौन सी राशि हैं? अदिश राशि। जबकि विद्युत क्षेत्र, गुरुत्व त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ये सभी क्या हैं? सदिश राशि होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई साहब हमारा क्या है कि यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना प्रतिशत बढ़ेगा? यहां रैखिक आवेग के विषय में बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। क्या होगा? p²/2m होता है। ध्यान दीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी 43 नंबर सवाल है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? p²/2m होता है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है किसके? p² के। अब देखिए पहला हम क्लियर हैं, ke1 बराबर क्या हो जाएगा? तो ke1 बराबर p², ठीक है, p²। अब क्या हुआ कि इसको मान लेते हैं हम, एक मान लीजिए या p² मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी 2 मानिए। अब देखिए कितना परसेंट बढ़ रहा है? 50% बढ़ रहा है। तो 50% बढ़ रहा है, पहले p था तो अब कितना हो जाएगा? 1.5p हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 2 1.5p का क्या? होल स्क्वायर। तो भाई साहब ये हो गया।
15 15 225 2.25 पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, डेल्टा के ई। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के ई टू माइनस के ई वन निकाल लीजिए, क्या निकलेगा, तो 2.25 में से पी स्क्वायर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1.25 पी स्क्वायर। अब क्या करेंगे 1.25 पी स्क्वायर हो जाएगा, 1.25 पी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जरा, क्या हो जाएगा 1.25 पी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर हो गया। तो ध्यान दीजिएगा जरा, अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे कि हमको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल गया। अब क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं। तो पहला काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के ई बटे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बटे पहला काइनेटिक एनर्जी। देखिए पहला काइनेटिक एनर्जी कितना है, के ई वन गुना क्या कर देंगे 100 कर लेंगे भाई साहब, 100 कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1.25 पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर गुना कितना 100। तो काट दीजिए कितना निकल गया 125%। तो कहने का अर्थ है कितना परसेंट बढ़ जाएगा 125% बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन में फिर से समझ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है पी स्क्वायर बाय 2m होता। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर है, तो ठीक है आपको 50% बढ़ गया है तो 1.5 बढ़ गया, 1.5 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 2.25 में से 1 घटा दीजिए, कितना हुआ 1.25 गुना क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, तो ये कितना परसेंट बढ़ गया तो 125%। चलिए तो देखते हैं, ये देखिए हम बता रहे थे आपको कि यदि रेखीय आवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो इसका हम लोगों ने हल किया था 125%। तो ध्यान दीजिएगा जरा, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो पी स्क्वायर के समानुपाती होगा। अब देखिए ये मोमेंटम अगर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी का भी मान बढ़ेगा, अगर मोमेंटम घट जाएगा यानी आवेग का मान घट गया तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाता है। अब देखना है कि आवेग बराबर क्या होगा, तो आवेग बराबर होगा बल गुना सूक्ष्म समय। याद रखिएगा बल गुना सूक्ष्म समय होता है। और यहां पर देख लीजिए जरा कि बल क्या होता है, तो एम भी माइनस एम यू अपॉन क्या हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, और गुना क्या है डेल्टा टी, यानी बल हो गया संवेग में परिवर्तन की दर, और ये डेल्टा टी ले लीजिए, तो डेल्टा टी को काट दीजिए, यहाँ क्या हो गया संवेग में परिवर्तन। तो ध्यान में रखिएगा कि आवेग संवेग में परिवर्तन के क्या होता है बराबर होता है। अगर किसी वस्तु पर आप बल आरोपित करते हैं तो जितने सूक्ष्म समय के लिए बल आरोपित कीजिएगा तो बल और ठीक है बल और सूक्ष्म समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं आवेग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी, तो ध्यान में रखिएगा तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है, क्योंकि तापमान अगर बढ़ाएंगे तो गैस के अणुओं की गति क्या होगी तीव्र हो जाती है, जिसके कारण श्यानता का मान क्या होगा बढ़ जाता है। ध्यान में रखिएगा, तो तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता क्या होगी बढ़ जाएगी, जबकि द्रव की श्यानता तापमान के बढ़ने पर क्या होगा घट जाता है, क्योंकि गैस की श्यानता द्रव की श्यानता जो है द्रव द्रव अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल पर निर्भर करता है। तो ध्यान में रखना है कि तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है, जबकि द्रव की श्यानता क्या होगी घटती है, क्योंकि द्रव की श्यानता जो है वह द्रव द्रव अणुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल पर निर्भर करता है, गैस की श्यानता गैस अणुओं के गति पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की गति किस पर निर्भर करती है। अब देखिए प्रकाश की गति की बात अगर कर रहे हैं तो C बराबर होता है क्या 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट यहाँ आपको चुंबकीय गुण है और एप्सिलॉन नॉट जो है यह विद्युतीय गुण है, और प्रकाश का वेग हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग कितना होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है कि निर्वात में प्रकाश की गति आपको विद्युतीय चुंबकीय गुण और विद्युतीय गुण पर निर्भर करता है। प्रकाश आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह तरंगदैर्घ्य आवृत्ति या तीव्रता किसी पर भी निर्भर नहीं करता। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश याद रखना है, प्रकाश जो है वह किसी वस्तु से टकराकर जब वापस लौटता है तो हमारे आंखों के रेटिना के ऊपर उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश एक तरंग है जिसके बारे में हमको बताया था हैगेंस ने। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये मैक्सवेल के द्वारा बताया गया था। अब आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए प्रकाश का रंग ठीक है निर्धारित किया जाता है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि प्रकाश का रंग, आपको पता है प्रकाश जो है 7 रंगों का, यानी श्वेत प्रकाश के विषय में बात कर रहे हैं। श्वेत प्रकाश जो है 7 रंगों का बना होता है। कितने रंगों का बना होगा 7 रंगों का, VIBGYOR, इसको विबग्योर कहते हैं, और V से क्या हो गया वायलेट और R से क्या हो गया रेड हो गया। तो
प्रकाश कितने रंगों का बना होता है? तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। और ये रंग जो है वो तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगर तरंगदैर्ध्य नहीं रहेगा तो किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? आवृत्ति पर। लेकिन पहले ढूंढ लेंगे तरंगदैर्ध्य। तो इसमें ऑप्शन में देखिए तरंगदैर्ध्य नहीं है तो क्या मारिए? आवृत्ति मारिए। तो प्रकाश का रंग निर्धारित किया जाता है किसके आधार पर? तो तरंगदैर्ध्य नहीं तो क्या होगा? आवृत्ति पर। आवृत्ति क्या होता है? 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को हम आवृत्ति कहते हैं, और 1 सेकेंड में दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहेंगे। और आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो हर्ज होता है। पर सेकंड को हम हर्ज कहते हैं। यहां पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है तो ऑर्निथोलॉजी। याद रखना है कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाएगा। भारत में पक्षियों के अध्ययन के लिए जो सबसे प्रमुख वैज्ञानिक थे वो सलीम अली थे। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां पर? सलीम अली पक्षी उद्यान जो है वह गोवा के मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान में रखना है। अब देखिए वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन करते हैं, पैथोलॉजी में रोगों का अध्ययन करते हैं, जबकि फिजियोलॉजी में शारीरिक क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। शरीर में जितनी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसका अध्ययन हम लोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा किसमें अंतर के परिणाम स्वरूप बहती है? तो आपको पता है कि यदि हम लोग बात कर लें, ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग बात कर लें कि प्रकाश के हम लोग बात कर लें ऊष्मा के विषय में, तो ऊष्मा क्या होता है? तो ऊष्मा किसी वस्तु पर अगर हम कार्य करते हैं, मान लीजिए वस्तु है, इस पर हम कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करेंगे या इसको ऊर्जा देंगे तो इसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है, जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ऊष्मा एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तापमान के अंतर के कारण ही प्रवाहित होगा। मान लीजिए T1, आपको वस्तु A से वस्तु B की ओर ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है, तो इसमें तापमान T1 और T2 है। दोनों के तापमान में यदि अंतर होगा तभी जाकर के ऊष्मा का प्रवाह होगा। यदि दोनों का तापमान क्या होगा? बराबर हो जाए तो ऊष्मा का प्रवाह क्या होगा? तुरंत बंद हो जाएगा। तो ऊष्मा का प्रवाह वस्तुओं के तापमान के अंतर पर निर्भर करता है। अब देखिए घनत्व, इसमें घनत्व क्या होता है? तो घनत्व द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। बल क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर आप बल लगाएंगे तो उसमें क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। एक चीज और ध्यान में रखना है कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है। तो ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर होगा। और यदि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि किसी वस्तु में आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है, तो किसी वस्तु में आवेश का प्रवाह जो है विभवांतर में अंतर के कारण होता है। विभवांतर अगर अंतर होगा, विभव यदि अंतर होगा, तभी जाकर के आपको आवेश का प्रवाह होगा। आगे बढ़ते हैं। भाप अंगार गैस होती है। तो जब भी भाप अंगार गैस के विषय में हम लोग बात करेंगे तो भाप अंगार गैस होता क्या है, जरा उसको देख लीजिए। भाप अंगार गैस क्या होगा? लाल तत्व कोयले पर जब हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो क्या बनेगा? CO प्लस H2 का निर्माण होता है। इसे हम भाप अंगार गैस कहते हैं। जब लाल तत्व कोयले पर वायु प्रवाहित की जाती है तो किसका निर्माण होगा? प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होता है। तो ध्यान में रखिएगा, लाल तत्व कोयले पर हम जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो CO प्लस H2 हो गया। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CO प्लस H2। भाप क्या होता है? जब जल को हम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाते हैं तो यह क्या होगा? गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसे वाष्प कहते हैं। और वाष्प में आपको क्या होगा? गुप्त ऊष्मा संचित रहता है। कौन सा ऊर्जा संचित रहेगा? गुप्त ऊष्मा संचित रहता है। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र DNA, प्रोटीन और RNA के बने होते हैं। गुणसूत्र जो है, ठीक है, गुणसूत्र जो है DNA को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करेगा और इसी के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक गुण जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता है। अब देखिए गुणसूत्र के विषय में सबसे पहले वॉल्डेयर ने बताया था। किसने बताया था? वॉल्डेयर ने बताया था। लेकिन गुणसूत्र की खोज की थी सबसे पहले हॉफमिस्टर ने। किसने किया था? हॉफमिस्टर ने गुणसूत्र की खोज की थी, जबकि नामकरण किया गया किसके द्वारा? वॉल्डेयर के द्वारा। DNA क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्या होगा? प्रोटीन शरीर निर्माता होता है। और याद रखना है कि गुणसूत्र में DNA, हिस्टोन प्रोटीन और RNA पाए जाते हैं। तो ध्यान में रखना है कि गुणसूत्र किसका बना होगा? DNA का, प्रोटीन का और RNA का। DNA क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है और यह जो है आनुवांशिक गुणों को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाएगा। प्रोटीन, ठीक है, शरीर निर्माता है। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और ध्यान में रखना है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए RNA आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खून का कौन सा वर्ग सर्वात्रिक रक्तदाता कहलाता है? डोनर कहलाएगा, देने वाला कहलाएगा। तो ध्यान में रखिए कि ओ ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? तो सर्वात्रिक रक्तदाता कहते हैं। चलिए
रक्त वर्ग के विषय में बात कर रहे हैं। रक्त वर्ग के विषय में सबसे पहले बताया था किसने? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। ध्यान दीजिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले रक्त वर्ग के विषय में बताया था। और रक्त वर्ग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ए, बी और ए बी और क्या होगा? ओ होगा। यानी देख लीजिए 4 प्रकार के होते हैं। ए से कोई मतलब नहीं है, बी से भी कोई मतलब नहीं, लेकिन ए बी से मतलब है, क्योंकि ए बी जो है ए बी मतलब नो एंटीबॉडी, जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा उसको ए बी रक्त वर्ग कहेंगे। जबकि ओ जो है इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, लेकिन क्या नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन नहीं पाया जाता। यही कारण है, एंटीजन के नहीं पाए जाने के कारण ही यह जो है, चूंकि इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, यह सबको दिया जा सकता है। याद रखिएगा, सब व्यक्ति को दिया जा सकता है। जनरली ओ निगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, जबकि ए बी को हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं। यानी सबसे रक्त ले सकता है कौन? ए बी। तो ए बी क्या होगा? सबसे रक्त ले सकता है। लेकिन ठीक है, ओ जो है सबको रक्त दे सकता है। यहां क्वेश्चन में पूछा जाता है सर्वाधिक रक्तदाता, तो कौन होगा? ओ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधी रोग है? तो वर्णनांधता हेमोफीलिया कहा जाता है इसको। वर्णनांधता, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। यहां देख लेना है आपको, क्या? वर्णनांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या होगा कलर ब्लाइंडनेस में? कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है जरा उसको देख लीजिए। कलर ब्लाइंडनेस में होगा कि आपको रेड, ठीक है, लाल कैसा दिखेगा? हरा। और हरा कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, लाल कैसा दिखेगा? हरा कैसा दिखेगा? लाल। क्यों होता है यह? तो यह जो है आपको कोन्स मतलब क्या हो? शंकु की कमी के कारण हो जाता है। शंकु आपके रक्त में, आपके जो हमारा रेटिना है, यानी हमारी आंख के रेटिना में शंकु की संख्या में कमी हो जाने के कारण कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। कलर ब्लाइंडनेस के जिन का वाहक क्या होगी? महिलाएं होती हैं। लेकिन यह रोग प्रकट होता है किसमें? तो महिलाएं जिन का वाहक होंगी, लेकिन यह रोग प्रकट होगा किसमें? तो यह रोग प्रकट होगा पुरुषों में। पुरुष में यह रोग क्या होगा? प्रकट होता है। ध्यान में रखना है, किसमें प्रकट होगा? पुरुष में यह रोग प्रकट होता है। यानी महिलाओं में बहुत कम यह रोग पाया जाता है। महिलाओं में तभी यह रोग पाया जाएगा जब क्या होगा? उसका जो है दोनों एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होगा। जबकि आपको पता है कि एक्स क्रोमोसोम एक ही पाया जाता है पुरुष में, एक्स वाई पाया जाता है। तो एक्स अगर प्रभावित, एक भी प्रभावित है, तो आपको ठीक है पुरुषों में यह रोग पाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में क्या होगा? आरबीसी में आपको पता है हेमोग्लोबिन होता है। क्या होगा? हेमोग्लोबिन होता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन पाया जाता है। चलिए आरबीसी देखते हैं। आरबीसी आपको पता है हेमोग्लोबिन उसमें पाया जाता है। क्यों पाया जाता है हेमोग्लोबिन? क्योंकि यह ऑक्सीजन कैरियर होता है। यहां देखिए आरबीसी, रेड ब्लड कर्पुसल्स, और इसमें मैंने बताया क्या पाया जाएगा? हेमोग्लोबिन। और यहां देख लीजिए हेम मतलब क्या होता है? लौह आयन, Fe++ आयन होता है। यह आयन क्या करता है कि आपको ऑक्सीजन को अपने से चिपका लेता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है और माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। ध्यान में रखना है। और इसी के कारण रक्त का कलर जो है होता है वो भी क्या होगा? लाल होगा। तो आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन होता है। यहां देख लेना, आरबीसी केंद्रक रहित होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ध्यान में रखिएगा, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और रक्त में जलीय भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और रक्त का रंग लाल, आरबीसी का कलर लाल होता है। किसके कारण? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, भोजन का मुख्य कार्य क्या है? भाई साहब हम क्यों खाते हैं? तो भोजन हम इसलिए खाएंगे कि वह हमको क्या देगा? शक्ति देता है, शक्ति प्रदान करता है। ध्यान में रखना है, क्या देता है? पावर देता है, और वो शक्ति प्रदान करेगा। भोजन याद रखना है कि अगर हम बात करें कि सामान्य पुरुष के लिए, सामान्य स्वस्थ पुरुष के लिए, सामान्य स्वस्थ पुरुष के लिए तो 2700 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। कितना कैलोरी? 2700 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। याद रखना है कि ये ठीक है कैलोरी ऊर्जा किसके लिए? सामान्य, ठीक है, स्वस्थ पुरुष के लिए चाहिए। और अगर बात करें सामान्य महिला, स्वस्थ महिला के लिए कितनी चाहिए? तो 2500 कैलोरी चाहिए। और अगर हम बात कर लें कि आपको कठिन कार्य करने वाले पुरुष के लिए कितना चाहिए? 4000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। तो कठिन परिश्रम करने वाले, कठिन कार्य करने वाले
पुरुषों के लिए कितने चाहिए, तो 4000 कैलोरी चाहिए। सामान्य स्वस्थ पुरुष के लिए 2700 और सामान्य महिलाओं के लिए कितनी चाहिए, तो 2500 कैलोरी ऊर्जा चाहिए होगा। अब देखिए हमारा स्वाद का पता, भोजन के स्वाद का पता चलता है किससे, जीभ से पता चलता है, याद रखना है। और यहाँ देखिए यह शरीर की वृद्धि में तो पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन भोजन का मुख्य कार्य क्या है, शक्ति प्रदान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यकृत कोशिकाएं निर्मित करती है तो पित्त का निर्माण करेगा। यकृत कोशिकाएं किसका निर्माण करेगा, पित्त का निर्माण करेगा। और यह पित्त जो है हमारे पित्ताशय में संचित रहता है और यह पित्ताशय क्या करेगा, वसा के पायसीकरण के लिए उपयोगी है, वसा को तोड़ने का कार्य करता है। पित्त रस जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, लोहा में जंग लगने को क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। हम बार बार बताते हैं कि लोहा को जब आर्द्र वायु में रखा जाता है तो लोहा पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो लोहा पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और लोहा पर जंग लगने पर क्या होता है, एक मोटे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, लोहा को चुंबक बनाया जाता है तो ये आपको रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। जैसे ही हम हटाएंगे, ठीक है, कुंडली को, तो क्या होगा, मान लीजिए ये लोहा, नर्म लोहा है, इसके ऊपर तार की कुंडली लगा दीजिए तो यह इस्पात की भांति कार्य करने लगेगा। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे कुंडली से, लोहा को गर्म करना ये भी आपको, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। लोहा पिघलना ये भी आपको रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ठंडा कर देंगे लोहा फिर बन जाएगा। आगे देखते हैं। तो लोहा पर जंग लगना कौन सी अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा पर जंग लगने से लोहा के भार में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। लोहा पर जंग लगने से लोहा की आयु क्या होती है, घट जाती है। आगे देखिए, सोना का सही संकेताक्षर क्या है, सोना को ऑरम कहा जाता है, एयू हो गया, और एजी सिल्वर का क्या हो गया, एजी हो जाता है। ध्यान में रखना, सिल्वर को क्या बोलेंगे, एजी बोलेंगे। अर्जेंटम होता है, अर्जेंटम। और ये जो संकेताक्षर दिया था सबसे पहले, याद रखिएगा, रासायनिक तत्वों के संकेत को लिखने की प्रक्रिया का विकास किया था किसने, तो आपको एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका, बर्जिलियस ने किया था। याद रखिएगा, बर्जिलियस ने किया था। जी से जर्मेनियम हो गया, जी से क्या हो गया, जर्मेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है किस करने में, तो सुरक्षा के रूप में किया जाता है। आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, पासवर्ड के द्वारा अपने बैंक खाते को, अपने कंप्यूटर को, किसी भी चीज को जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है उसको लॉक्ड कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा, लॉक्ड कर देंगे तो ये काम होता है किसका, पासवर्ड का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। मेनू बार में के अंग होते हैं, तो फाइल खोलना, फाइल को एडिट करना, उसको व्यू करना, सब जो है मेनू बार में होता है। ध्यान में रखिएगा, मेनू बार में, ठीक है, फाइल खोलना, ओपन करना, एडिट करना, व्यू करना सब होगा। वर्ड की विंडो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया कहते हैं। याद रखिएगा, वर्ड का विंडो जो होता है, विंडो के मध्य में जो खाली क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, टेक्स्ट एरिया कहेंगे। लैन देखिए क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क है। मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में हमको क्या करना है, इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तो लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा हम लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ध्यान में रखना है। अब देखिए, स्टेट बार में जानकारी दी जाती है, तो पेज नंबर, स्टेटस बार में हम लोग किसकी जानकारी देते हैं, पेज नंबर की। जबकि सॉफ्टवेयर देखिए, सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं, ठीक है, वह एक निश्चित आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कार्य करता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम क्या कहेंगे, ईमेल कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल को क्या कहा जाता है, ईमेल। ईमेल का जनक किसे कहा जाता है, तो ईमेल का जनक रे टॉमिल्सन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग 10 भाग घेरे हुए हैं, तो लगभग 70% भाग समुद्र का घेरे हुए हैं। ये देखिए, ये आपकी पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा, ये पृथ्वी है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये जो है नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो उत्तरी गोलार्ध में ध्यान में रखिएगा कि आपका 61% भाग क्या है, जल है, और यहाँ पर 39% भाग क्या है, ठोस है। और नीचे वाला अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको 81% भाग जल होता है, 81% भाग जल होता है, और 19% भाग क्या हुआ, ठोस होता है। ध्यान दीजिएगा जरा, जल। अब देखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ करके भागा दे देते हैं, कितना हो गया, तो 81 और 61, 142 को 2 से भागा दीजिए, लगभग 71% भाग क्या हुआ, जल हो गया। याद रखना है कि उत्तरी गोलार्ध का 61% भाग जल है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध का 81% भाग क्या होता है, जल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है, तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। और पिट्यूटरी, याद रखना है कि पिट्यूटरी क्या होगा, कि अनेक प्रकार के हार्मोन का स्रावन करता है। याद रखना है कि सोमेटोट्रोपिक
ऑटोमेटिक हार्मोन यहीं से सेक्रेट होता है, जो वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है। तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन हो गई? पिट्यूटरी होगी। यदि हम बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तो थायराइड ग्रंथि जो होता है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। लेकिन अगर बात कर लें कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होगा, तो लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होगा? लीवर होगा। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होगा? थायराइड होगा। कौन सी मिश्रित ग्रंथि होती है? तो ध्यान में रखिएगा कि पेनक्रियाज जो है, अग्नाशय जो है, वो मिश्रित ग्रंथि होती है। सूर्य प्रकाश कितने मिनट पर धरती पर तक पहुंचने में लेता है? तो याद रखना है कि 8 मिनट 19 सेकेंड, 8 मिनट 19 सेकेंड लेता है। याद रखिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। तो क्या हो गया? ऑप्शन ए हो जाएगा। और चंद्रमा के प्रकाश को, चंद्रमा का प्रकाश जो है परावर्तित होकर जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो 1 मिनट 28 सेकेंड लेता है। कितना लेगा? 1 मिनट 28 सेकेंड लेता है। ध्यान रखिएगा, 1 मिनट और 28 सेकेंड लेता है। याद रखिए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए जिस विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं उसको विकिरण विधि कहा जाता है। कौन सी विधि कहते हैं? विकिरण विधि कहते हैं। विकिरण विधि द्वारा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। तो ये आज का डिस्कशन हो गया। कल के क्वेश्चंस में हम लोग और भी बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एक काम जरूर कीजिए आप लोग, जैसा कि मुझे जानते ही होंगे, मेरा नाम शशांक शेखर है और बहुत बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं। आप लोग रेगुलर मेरा वीडियो भी देखते हैं। तो ये बुक का वीडियो जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका समर्थन मिलेगा उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम वीडियो लेकर के आएंगे। तरह तरह के बुक्स का वीडियो लेके आएंगे और मज़ा आएगा आपको डिस्कशन करने में। चलिए मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। और कल जो है सेट 3 हम लोग करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को देखिए अच्छे तरीके से, क्वेश्चन को सॉल्यूशन उसका कीजिए और फिर जाकर के डिस्कशन का फायदा उठाइए। बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।